ठीक है, तो जैसे ये वाला एक सम है, ध्यान से देखोगे अब, हमारा पहला सम ये है कि इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स सच दैट पी एंड क्यू फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट 3p इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू। तो देखो, ये रिवीजन क्लास है, मुझे जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें पूरा सम को सॉल्व करके दिखाऊं। हाँ, मैं टेक्निक्स दूंगा। पहले मैं ये बताऊंगा कि यहाँ ये जो सम है, इस सम में मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, और उसके बाद फिर ठीक है उसे कैसे लगाएंगे। तो हमें दो चीज चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो सम है, ऐसे सम में जो एल्गोरिथम यूज होता है वो ये होता है कि हम ये जानते हैं कि अगर ए नॉन पैरेलल टू बी है, मगर अगर एक्स ए प्लस वाई बी का वैल्यू 0 होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक्स 0 होगा और वाई 0 होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है तब, पी एक वेक्टर है, क्यू एक वेक्टर है, 3p इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ट्वाइस क्यू। तो अगर मैं 3p इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू करूंगा, तो विल इट नॉट बी 3 टाइम्स ऑफ p के बदले अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा x प्लस 4 टाइम्स ऑफ a बार प्लस ट्वाइस x प्लस y 1 टाइम्स ऑफ b बार इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y माइनस ट्वाइस x प्लस 2 टाइम्स ऑफ a बार प्लस ट्वाइस x माइनस 3y माइनस 1 टाइम्स ऑफ b बार। मुझे मालूम है ए अगर बी के पैरेलल नहीं है, तो ये सेम लॉजिक को अब मैं ये भी तब बता सकता हूँ कि अगर मेरे पास x1 ए बार प्लस y1 बी बार इक्वल टू x2 ए बार प्लस y2 बी बार है, और ए बी के अगर पैरेलल नहीं है, तब हम दोनों साइड में कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपोनेंट को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2 और क्या y1 इक्वल टू क्या y2। तो उस लॉजिक से तब ये और ये क्या इसके इक्वल होगा, ये और क्या इसके इक्वल होगा। तो तुम अब ये दोनों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो ना। 3 टाइम्स ऑफ क्या x प्लस 4 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या, और 3 टाइम्स ऑफ क्या ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या ट्वाइस एक्स माइनस 3y माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखना है तो देख लो। आगे चलो। तो एक काम करता हूँ, ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दे देता हूँ साइड में, हाँ, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा मेरे ख्यालों में कि ठीक है, तो तुम लोग ये एक्चुअली में वही चीज यहाँ पे अच्छे से क्या हुआ है। ठीक है, आगे निकलो। ठीक है चलो। हाँ नहीं, तुम्हें ये एक सम करना होगा, केवल वीडियो देख के फायदा नहीं है, तुम्हें ये सम करना होगा। ठीक है, मतलब तुम्हें ये पूरा इस सीट में 17 सम है, तुम्हें मुझे 2 घंटा देना होगा। ठीक है, 8 घंटा एक सम। देखो, अगर तुम्हें ये मान के चलना होगा कि तुम अगर आज क्लास में रहते तो मैं क्या करता, क्या मैं ये सम पूरा सॉल्व करता, नहीं, मैं इतना बता देता, उसके बाद मैं रुक जाता और फिर तुम लोग सॉल्व करते। तो सॉल्व करो तुम लोग उस, हाँ, रोक के सॉल्व करो, नीचे आंसर है, चेकआउट करके देखो आया या नहीं, आगे चल रहा हूं, वरना फायदा नहीं होगा। हाँ, अब वेक्टर का यूज कभी कभी हम लोग क्या करते थे, वेक्टर का यूज हम लोग कभी कभी सॉल्व करने में करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को। हाँ, उसे मैं वेक्टर बेसिंग का नाम देता था कि वेक्टर बेसिंग। जैसे ये सम पढ़ के देखें एक बार, इन ट्राइंगल एबीसी ई एन एफ डिवाइड्स ए सी एंड ए बी, सेक्शन फॉर्मूला हमें मालूम है, सेक्शन फॉर्मूला हम हर कोई जानते हैं। तो जैसे इन ट्रायंगल एबीसी ई एंड एफ डिवाइड्स ए सी ई एंड एफ सच दैट ए ई इज बाय ई सी इज इक्वल टू 4। तो ये 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए एफ मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, यहाँ पे एक पॉइंट डी है, जी विद द इंटरसेक्शन ऑफ ई एफ, तो तुमने ई एफ को ज्वाइन कर दिया एंड ए डी को ज्वाइन कर दिया, तो ये जी का इंटरसेक्शन पॉइंट है। एंड सपोज डी इज सिचुएटेड सो दैट ए जी बाय जी डी इज इक्वल टू 3:2। इफ द रेशियो बी डी इज टू डी सी ए इज टू बी दिया हुआ है। तो ये वही सम है जो अभी तुमने ऊपर किया है। ठीक है, ऊपर मतलब ऊपर में हमने देखा था कि अगर ए और बी नॉन पैरेलल वेक्टर्स है और
इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है तब एक ही पॉसिबिलिटी है, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। ये इस सम का एल्गोरिथम है, तुम्हें ये फैक्ट जानना होगा। तो दिखने से लग रहा है सेक्शन फार्मूला, तो ऐसे में एक्चुअली में ये सम में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज नोन एज चॉइस ऑफ ओरिजिन। तो सपोज ए का वैल्यू मैंने 0,0 ले लिया, तो बी वाला वेक्टर जो होगा, क्योंकि ऑलरेडी ए और बी यहाँ पे यूज है ही, ठीक है, तो ठीक है चलो बी और यही ले लेते हैं, क्योंकि क्योंकि मुझे वो फिर सॉल्यूशन तो पूरा करूंगा नहीं, तो तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करने के लिए, ये बी और सी है। तो अब क्या है ना कि एक एक करके निकालना शुरू करो। जैसे अब मेरा कहना है तब ई वाला वेक्टर कैसा दिखेगा, ई वाला वेक्टर तुम्हारे पास कैसा दिखेगा अगर ये 4:1 है तो ई वेक्टर जो है वो तुम्हारा दिखेगा 4 इंटू, यहाँ इस वाले में नहीं, क्या इस वाले में ई कैसा दिखेगा, ई दिखेगा 4c डिवाइडेड बाय 5। डी वेक्टर कैसा दिखेगा, सब में एक एक लगाते जाओ, तो ये दिखेगा ए सी। एक काम करता हूँ इसे m/n ले लेता हूँ, हाँ बात तो बराबर है क्योंकि ए भी यूज कर रहा हूं मैं, तो mc प्लस एन बी डिवाइडेड बाय क्या m प्लस n। तो जी वेक्टर कैसा दिखेगा तब, तो जी वेक्टर दिखेगा थ्राइस डी बार प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय क्या 3 प्लस 2, तो दिस मीन्स 5 जी बार इज इक्वल टू क्या 3 टाइम्स ऑफ डी बार। तो अब तुम्हें ये सोचना है, यहां तक तो क्लियर हो गया, अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें एक्चुअली में क्या है ना कि मुझे सबको बी और सी के टर्म में लाना है। तो डी किसके टर्म में, डी तो बी और सी के टर्म में है, क्या मैं जी को और बी एंड सी के टर्म में सोच सकता हूँ, हाँ ध्यान से देखो ना ये वाला भी तो एक लाइन है ना, तो इसलिए मैं मान सकता हूँ कि ये इसे k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सपोज। तब ये जी जो है क्या ये एफ, एफ तो मिड पॉइंट है इसलिए एफ कैसा दिखेगा c/b/2 दिखेगा। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर एफ बार है और इसका पोजीशन ई बार वेक्टर है, तो जी बार कैसा दिखेगा, तब जी बार तुम्हारे पास दिखेगा k टाइम्स ऑफ ई बार प्लस 1 टाइम्स ऑफ एफ बार डिवाइडेड बाय क्या k प्लस 1। तो अब मैं जी बार के बदले अगर यहाँ पे डाल दूं f टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, तो के ई के बदले क्या डाल सकता हूँ, देखो ई के बदले डाल सकता हूँ 4c/5 प्लस एफ के बदले क्या डाल सकता हूँ b/2 डिवाइडेड बाय क्या k प्लस 1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी के बदले क्या डाल सकता हूँ एम सी बार प्लस एन बी बार डिवाइडेड बाय क्या एम प्लस एन। अब मैं क्या ये दोनों साइड कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, एम का वैल्यू और के टर्म में आएगा, एन का वैल्यू के टर्म में आएगा, तुम एलिमिनेट करो के को, एलिमिनेट के, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे में तुम्हें हर समय क्या याद रखना है, चॉइस ऑफ ओरिजिन और किस टाइप से तुम रेशियो को लोगे। तो अब क्या है ना कि मगर सेम सम को, ठीक है, तुम स्ट्रेट लाइन यूज करके भी कर सकते हो, लॉजिक सेम है, हाँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन में भी जब हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं तो आर बार इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, तो सेक्शन फार्मूला के टर्म जैसा ही आ जाता है। तो तुम सेम सम को सेक्शन फार्मूला से भी नहीं यूज करके स्ट्रेट लाइन से भी यूज कर सकते हो, तो एक बार बस बता देता हूँ, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू ए, जैसे यहाँ पे अब क्या है, देखो ए को ओरिजिन ले लो तो ये बी वेक्टर है, अल्टीमेटली वही है, b/2 है, ये 4c/5 है, ठीक है, ये 4c प्लस डिवाइड बाय जी के टर्म में 3:2 के रेशियो में है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो कि इक्वेशन ऑफ एफ ई, देखो इक्वेशन ऑफ एफ ई अब तुम लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखेंगे, क्योंकि एफ ई अगर एक लाइन है तो इसका इक्वेशन क्या था, आर इक्वल टू क्या था, आर इक्वल टू यू बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या v माइनस यू बार में डाल दो। अब एजी है, तो एजी क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो वो किसी लैम्डा के लिए दिखेगा, पर मुझे लाइन वाले से ज्यादा बेटर ये वाला मेथड लगता है, सेक्शन फार्मूला वाला, ठीक है। तो सिमिलरली इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल सकते हो क्योंकि वो बी और सी से जाता है, और एडी जो है वो बीसी में लाई कर रहा है, ठीक है। आया समझ मेरा क्या कहना है, या बता दूं एक बार। मेरा कहना है कि देखो मुझे एन पॉइंट्स मालूम है, तो इसलिए मैं इक्वेशन ऑफ एफ ई लिख सकता हूँ एफ ई कैसा लिख सकता हूँ, आर बार इक्वल टू b/2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4c/5 माइनस b/2। बस दिस आर कैन बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एजी।
तो मैं ये एजी का पोजिशन वेक्टर ले लेता हूँ। तो एजी हो गया b/2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4c/5 माइनस b/2। वैसे ही अब एडी वाला जो लाइन है, एडी जो है वो तो इस वाले लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, बीसी के ऊपर। तो मैं क्या इक्वेशन ऑफ बीसी 2 पॉइंट फॉर्म में लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ बीसी आर बार इक्वल टू सी बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार माइनस सी बार। मतलब ये मैं ले सकता हूँ किसका इक्वेशन, क्योंकि ये एडी यहाँ पे एक लाइन पॉइंट कर रहा है, तो ये एडी के इक्वल हो जाएगा। अब एडी और एजी के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है कि एजी जो है वो 3AD/5 है। तो ये दोनों तुम डाल सकते हो, यहाँ पे लैम्डा मत लेना, सॉरी के ले लेना, क्योंकि दोनों में लैम्डा, इसमें ऑलरेडी लैम्डा तुमने लिया। तो उससे तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जा रहा है सब ए बी के टर्म में। तो आप कंपेयर कर सकते हो, इक्वल टू ले सकते हो, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी यूज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम आइडर स्ट्रेट लाइन यूज करो या सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, करना होगा खुद। ठीक है, आगे चल रहा हूँ। ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्ट तो भेज ही दिया है। चलो ये देखते हैं। Let u bar be the vector on rectangular coordinate system with sloping angle 60 डिग्री। तो देखो, सबसे पहले इसमें अब तुम्हें चीजों का थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझना होगा। जब भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसका मतलब है तुम आई और जे के ऊपर ही काम कर रहे हो। और स्लोपिंग एंगल अगर 60 डिग्री है, इसका मतलब है ये इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस दिया हुआ है। तो इसका मतलब यू एक ऐसा वेक्टर है जिसका स्लोपिंग एंगल 60 डिग्री है। तो कैसा दिखेगा तब, यू जो होगा कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा, ये यू ले लेता हूँ। तो ये अगर मैं एक्स लूंगा तो ये 60 डिग्री है, इसका मतलब है मुझे ये वाला पॉइंट एक्स कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और ये एक्स साइन 60 डिग्री। तो इसलिए यू मुझे दिख गया x/2 आई कैप प्लस y × √3/2 जे कैप। अब सपोज u माइनस आई इज द जेमेट्रिकल मीन ऑफ u एंड u-2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो u माइनस आई जो होगा वो ज्योमेट्रिकल मीन किस वेक्टर का है, u वेक्टर का, और u-2 है। तो ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब क्या था, ये था u माइनस आई कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू u इंटू क्या, u-2i। अब मैं आगे छोड़ रहा हूँ ना, क्योंकि आगे अब तुम लोग क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे अब मेरा कहना में देखो, अब बात ये है कि ठीक है, तो क्या कर सकते हो कि जब सब कुछ यहाँ पे आप ये तो निकाल लोगे ना, अब तो ये u माइनस आई तो निकाल सकते हो। ये कैसा दिखेगा, x/2 -1 आई कैप प्लस y √3/2 जे कैप। और मॉड ऑफ, देखो अब बात क्या है ना कि मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ तुम लोग को ना, ठीक है, y × √3/2। ठीक है, सॉल्यूशन में मैं कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, मगर मैं अभी जब समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें लगे कि नहीं चीजें ओरिजिनलिटी में है, तो मुझे जैसा लग रहा है मैं वैसे समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर होता है, मुझे ये मैं ये करता। मगर अब ठीक है, यहाँ पे जो है, क्योंकि ये टाइप करने में तुम जानते हो कि कितना टाइम मुझे लग जाएगा, तो ये वाले में अब मेरा क्या कहना है ना कि इस वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सेम चीज किया गया, बस यहाँ पे क्या है ना कि वेक्टर, इसलिए आंसर जब देखो फाइनल आंसर सेम आएगा, हाँ, मगर एक्स और वाई में अंतर आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि मैंने x/2 y √3/2, डायरेक्शन रेशियो तो सेम ही होता है, उन लोगों ने 2 को गायब कर दिया है। हाँ ठीक है, आगे तो हो ही जाएगा तब उसके बाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे डिस्टेंस है, मैंने डिस्टेंस को x लिया है, दे हैव टेकन द डिस्टेंस ट्वाइस x। तो अब ये तो जस्ट पुट अप करके सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो, खेला खत्म। ठीक है, करोगे, करोगे, समझ में आ रहा है। 8 से 10 मिनट लग सकता है सम को करने में, किसी किसी को, किसी किसी को 5 से 7 मिनट लग सकता है, मगर इसे करना, हाँ, तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्लास में आते तो करते ना, मैं बार बार यही बात बोलूंगा, क्लास में आते तो करते ना, इसे इसे छोड़ तो नहीं देते। तो यूटिलाइज करो ना चीजों को इस टाइप से। ठीक है, और मुझे तब कॉपी भेजो भी करके, हाँ, कि सर मैंने किया है, देखिए सर मैंने किया है। मुझे 2 बच्चा भी कॉपी भेजेगा ना, तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा कि हाँ, मैं और अच्छे से बंदे को सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, पढ़ के देखते हैं। ए बी सी डी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए x y z, b y -2z 3x, एंड c ट्वाइस z 3x और -y। ठीक है, और डी का वेक्टर कितना दिया हुआ है, 1 -1 2। मॉड ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2√3। तो इसका मतलब यहां से आ गया x² + y² + z² इक्वल टू 12।
अब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, इनके बीच का एंगल सेम है ना, इसका मतलब ये एंगल है, इसका मतलब है एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज सेम एज एंगल बिटवीन ए बार एंड सी बार। इसका मतलब ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी इज इक्वल टू ए डॉट सी डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड सी। देखो ये सब जो है ना, ये सब कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब ऐसे सम्स जब एक दो बार कर लोगे तो उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ए बी सी डी और पोजिशन वेक्टर, तो क्या इसमें अब तुम अल्टीमेटली जब पुटअप करोगे तो क्या होने वाला है तुम्हें, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तो इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना आ गया देखते हैं, ए डॉट बी कितना आ गया, ए डॉट बी वाई एक्स आ गया माइनस ट्वाइस वाई जेड आ गया प्लस थ्री एक्स जेड आ गया डिवाइडेड बाय मॉड बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो ये रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर जेड स्क्वायर थ्री टू जा नाइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट सी, मतलब इसका तो ये हो जाएगा ट्वाइस जेड एक्स प्लस थ्राइस एक्स वाई माइनस जेड वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ, तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड सी, तो टू टू द फोर जेड स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड थ्री नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये और ये देख अब तो कितना सुंदर हो गया आगे, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हें सब चीजों को यूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और जे के बीच का एंगल ऑब्टयूज है, तो ए और जे के बीच का एंगल मतलब ए, अगर ए मेरे यहाँ पे देखोगे, अगर ये मेरे पास है तो जे के साथ जब लोगे तो केवल वाई, तो इसका मतलब वाई लेस देन जीरो है। अब ये क्यों आएगा क्या पता, जब तुम सॉल्व करोगे तो वाई में क्वाड्रेटिक बन के वाई का दो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसे मैं अगर क्लास में रहता ना तो मैं तुम्हें देता, मैं क्या बोलता, चलो दिया तुमको 7 मिनट, हाँ 7 मिनट में इस सम को सॉल्व करो और उसके बाद, ठीक है, जैसे मैं टाइमर दे देता हाँ अपने क्लॉक में और बोलता कि मैंने तुम्हें 7 मिनट दिया, 7 मिनट में तुम लोग इसे सॉल्व करो। मगर अब क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग अब ऑनलाइन देख रहे हो, ऐसे अभी पहले पूरा वीडियो देख लेते हैं फिर बैठ के एक साथ सॉल्व करूंगा, उससे फिर फायदा नहीं होने वाला है, नहीं सीख पाओगे तब, ठीक है। मैं तुम्हारा टाइम बचाना चाह रहा हूँ कि आने जाने में जो टाइम लग रहा है ना, उस चीज से बेटर है कि चलो थोड़ा ऑनलाइन में करके देखो, अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, सीरियसली कह रहा हूँ। ऑनलाइन में दो जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लास किया है मेरा, वैसा ही फील करोगे, ठीक है। और वो जो टाइम बचता है उस टाइम में एक्स्ट्रा सम जीएमपी सॉल्व कर लेना, समझ में आ रहा है, मैथ्स में ही देना वो एक्स्ट्रा टाइम जो बच जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा जीएमपी मिलेगा तो जीएमपी सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में चला तो ये वाला मैं, हाँ यहाँ पे वो है सॉल्यूशन, को एक बार चेकआउट करके देख लेना। नंबर 5 में चलता हूँ। अब वही देखो ना, 18 मिनट में अगर अभी क्लास में रहते तो 18 मिनट में इतना कुछ नहीं कर पाता, मगर मैं अभी भी कह रहा हूँ 18 मिनट में मैंने किया है, तुम लोग को टाइम लगा होगा क्योंकि तुम रुक के अगर कर रहोगे, हो सकता है अभी 45 मिनट जा चुका है, हाँ। तो मैंने तो कहा आज सब में 1 घंटे के आसपास लगेगा। दैट आर एन एस विद नॉन जीरो वेक्टर्स एंड द स्केलर बी इज चूजन, तो ये एक पैरामीटर है, हाँ ये चूजन है, हाँ पैरामीटर सच दैट आर प्लस बी एस इज मिनिमम। तो देखो अपना अपना एक फैक्ट था क्या, कि मॉडुलस देखते ही अगर बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं उसे क्या कर देता हूँ स्क्वायर। तो बात तो बराबर है ना कि जब आर प्लस बी एस मिनिमम होगा, आर प्लस जब बी एस मिनिमम होगा, तो इस मतलब है कि आर प्लस बी एस का होल स्क्वायर भी मिनिमम है। तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ क्या, आर प्लस बी एस का होल स्क्वायर, और इसका ब्रेकआउट था मॉड आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी इंटू आर डॉट एस। अब ध्यान से देखो आर और एस दिया हुआ है, हाँ नॉन जीरो कांस्टेंट वेक्टर, उसके बारे में प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है कि मुझे बी चूज करना है सच दैट आर प्लस देन सो दैट, तो वो तो ठीक है, ये तो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा दिखा, ये फंक्शन दिखा बी स्क्वायर इंटू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी इंटू क्या आर डॉस एस प्लस मॉड आर होल स्क्वायर जीरो, ये कांस्टेंट है रे। इसमें वेरिएबल क्या है इस वाले में, हाँ इस वाले में बी वेरिएबल है मेरा, और अगर मेरा बी वेरिएबल है तो मैं क्या करूंगा डी एफ बाई डी बी कर देता हूँ। तो ट्वाइस बी इंटू मॉड एस होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू क्या आर डॉट एस, आगे छोड़ रहा हूँ रे, इक्वल टू जीरो, इससे किसका वैल्यू निकल जाएगा बी का। एक बार बी का वैल्यू निकलेगा इसमें पुटअप करके देख लेना, ठीक है, तुम्हें आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखो, फिर से कह रहा हूँ स्टॉप करो, 5 से लेके 7 मिनट दो, हो सकता है इस वाले समय इतना टाइम तुम्हें ना लगे, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास
ठीक है, और फिर अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसके लिए यहाँ पे है, या डाउट क्लास में आओ। ठीक है, चलो आगे चलो। ये एक अच्छा समय, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, फाइंड द रेंज ऑफ, तो इसका क्या करेंगे, फाइंड द रेंज ऑफ, तो इसका रेंज निकालना है। मगर मुझे मालूम है ए एंड बी अगर यूनिट वेक्टर है, और मैंने अभी कहा था मुझे स्क्वायर ज्यादा अच्छा लगता है, तो क्या मैं ए प्लस बी को कुछ लिख सकता हूँ, ए प्लस बी कैन बी होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी। तो ये वन प्लस वन और ये ट्वाइस ए बी मॉड तो वन है, ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, केवल कॉस थीटा आएगा। तो टू कॉमन ले लेता हूँ, तो वन प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। और सिमिलरली ए माइनस बी जब करोगे तो ये टू इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है थीटा के टर्म में, ये तो थीटा के टर्म में आ गया, इसमें थीटा वेरिएबल है ना, थ्री ऑफ ए प्लस बी बाय टू प्लस टू टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, जो एफ ऑफ थीटा होगा वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, मॉड, तो ये हो जाएगा एक टू कॉस थीटा बाय टू प्लस टू साइन थीटा बाय टू। ये थ्री बाय टू है, ये टू के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाइड बाय टू। तो एफ ऑफ थीटा तुम्हें क्या मिल गया अल्टीमेटली, तो एफ ऑफ थीटा, ये टू टू को कैंसिल करो, थ्री इंटू कितना कॉस थीटा बाय टू प्लस फोर इंटू क्या साइन थीटा बाय टू। सर माइनस फाइव से फाइव तक सर पोलर फॉर्म लगा देंगे, क्या करोगे, ना ना ना, यही तो कैच है कि पोलर फॉर्म नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जब वेक्टर के बीच का एंगल का बात कहते हो तो थीटा जो है वो कहां से कहां तक लाई कर सकता है, जीरो से पाई तक। इसका मतलब है थीटा बाय टू जो है वो केवल जीरो से पाई बाय टू तक लाई कर सकता है। तो तुम केवल एक क्वाड्रेंट में हो, समझ में आया, हाँ एक क्वाड्रेंट में हो, तो फुल क्वाड्रेंट नहीं ले रहा है, ये जीरो से टू पाई तक का फुल रोटेशन नहीं ले रहा है, इसलिए माइनस फाइव से फाइव नहीं बोल पाओगे। तो सर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, डी एफ बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू साइन थीटा बाय टू प्लस फोर बाय टू कॉस थीटा बाय टू इज इक्वल टू जीरो, डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा बाय टू इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर बाय थ्री। तो ये थीटा बाय टू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, पॉजिटिव वैल्यू ही लोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में तो जाओगे नहीं। तो ये हो जाएगा फोर थ्री, ये फाइव, अब वैल्यू इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है, ध्यान से देखो, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इससे तुम्हारे पास क्या क्रिटिकल पॉइंट फोर बाय थ्री आ गया, एंड पॉइंट में वैल्यू निकाल लेना, एफ ऑफ जीरो में वैल्यू निकाल लेना। ये थीटा बाय टू के लिए सपोज मैं इसे टेन, इसे इस वाले पॉइंट को अल्फा बोलता हूँ, हाँ, तो टेन अल्फा का वैल्यू फोर बाय थ्री निकला है, तो एफ ऑफ जीरो में निकाल लेना, एफ ऑफ अल्फा में निकाल लेना, और एफ ऑफ पाई में निकाल लेना, जो सबसे बड़ा वाला होगा वो मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम होगा। ये देखो, given four non-zero vectors a b c d, the vector a b c are coplanar but not collinear, the vector a b c are coplanar but not collinear pair, by collinear pair by pair, and vector d is not coplanar with a b and c। तो ए बी सी जो देखो, अब ये सब वो सम्स हैं जिसमें इस वाले सम्स में जो तुम्हारा एल्गोरिथम होगा, थोड़ा सा चीजों को ज्योमेट्रिकली सोचो कि क्या होने वाला है। तो ए बी सी कोप्लानर है क्या, तो ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, सी एक वेक्टर है, और सबके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है देखें, ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। डी इज नॉट कोप्लानर विथ ए बी सी। तो अब आगे क्या करेंगे तब,
तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूं, ध्यान से देखो कि ये छोटा, ये पैरेललोग्राम करेगा फॉर्म, मैं ये नहीं कह सकता हूं, मगर इस वाले में अगर मैं एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं, अगर मैं एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं तो बी कैप जो होगा वो इसका, ये समझ मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया, तो बी कैप जो होगा वो सी और ए के रिजल्टेंट में होगा। मैंने कहा ही है कि तुम्हें थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखना होगा। यू कैन नॉट राइट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस सी बार, तुम्हें नहीं मालूम है कि ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है नहीं, क्योंकि ए बी सी का यूनिट नहीं दिया हुआ है। बट व्हाट आई नो इज दैट बी कैप कैन बी रिटन एज ए कैप प्लस सी कैप। अब क्या क्या दिया हुआ है, डी डॉट डी ए बी डी बी, ये सब का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल बिटवीन डी बार एंड ए बार। तो मैं एंगल के टर्म में ही दिया हुआ है, तो मैं एंगल के टर्म में ही सोचता, मैं सबको यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ। क्या जाता है, सबको मैं अभी यूनिट वेक्टर के वेक्टर ले रहा हूँ, क्योंकि फाइनल चीज भी तो मुझे आंसर के टर्म, किसके टर्म में चाहिए। तो इसलिए अगर मैं बी कैप डॉट डी कैप बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए कैप डॉट डी कैप प्लस क्या, सी कैप डॉट डी कैप। तो मुझे इसी के सी, यही तो एंगल चाहिए ना मुझे, एंगल बिटवीन सी। अल्टीमेटली मैं सी कैप या डी कैप के बीच में एंगल निकालूं या सी बार और डी बार के बीच में एंगल निकालूं, बात तो बराबर है ना। ये एक बड़ा वेक्टर सी है, ये एक बड़ा वेक्टर डी है, मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया, तो ये सी कैप हो गया, ये डी कैप हो गया, तो ये थीटा हो गया। तो मुझे ये तो मालूम है कि सी कैप डॉट डी कैप जो होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, यूनिट वेक्टर होने के कारण। और बी और डी के बीच का एंगल दिया हुआ है क्या, हाँ बी और डी के बीच का एंगल बीटा दिया हुआ है। ए और डी के बीच का एंगल दिया हुआ है कि हाँ दिया हुआ है, कितना दिया है, तब तो खेला ही खत्म हो गया बी डॉट। तब मैं क्यों करूंगा भैया, बी डॉट डी क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे इनके बीच का। ए डॉट डी, ए और डी के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखो एंगल कितना दिया हुआ है, कॉस अल्फा प्लस कितना, कॉस थीटा, खेला खत्म। तो समझ में आ रहा है कि जस्ट ज्योमेट्रिकली कर रहे हो और दो स्टेप में आंसर निकल रहा है। ठीक है, ये तो फुल सॉल्यूशन ही दे दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये देने का जरूरत नहीं है, मगर तब भी चलो ठीक है, जब दे रहा हूं, तो दे ही देता हूँ एक बार। चलो, let v1 v2 be two vectors such that v1 equal to इतना, v2 equal to इतना, v1 equal to इतना, v2 is equal to इतना, where alpha and beta satisfies the relation इतना, then find the value of इतना। तो v1 एक वेक्टर है, v2 एक वेक्टर है, सम को एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। सम पढ़ने के लिए टाइम, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ना। देखो तो एक बार, उसे ऐप डाउनलोड किया था। जस्ट ओ गेम शो, मेरे बगल में एक छोटी बच्ची है, वो आती है। फ्लोटिंग, चलो 45 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार सम करके देखो। तो देखो, दिखने से ऐसा लग रहा है ना कि सम में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, शुरू कहाँ से करें। मगर ट्रिग्नोमेट्री में याद रखो, एक लॉजिक होता है, ठीक है, और उसे हम लोग कहते हैं बाउंडेडनेस। कि क्या पता तुम शुरू करोगे और तुम्हें कभी ऐसा मिल जाए कि कॉस ए जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, खेला खत्म।
तो क्योंकि ये तब तुम्हें एक ही पॉइंट देगा cos A इज इक्वल टू 1, जिसे मैं अपने क्लास में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहता था। शुरुआत करें। अब तुम्हें पास्ट टाइम में कभी कभी ऐसे सम मिलेंगे कि तुम्हें एनालाइज करना पड़ सकता है कि 2 sin अल्फा sin बीटा, यहाँ पे देखो 2 sin अल्फा sin बीटा, इस ब्लू वाले को भी देखो और इस रेड वाले को भी देखो। cos अल्फा sin बीटा cos बीटा j के साथ है, i के साथ cos अल्फा ये है, इसके साथ जाएगा j1 है। समझ में आया? ये जो है ना, ये v1 v2 का डॉट प्रोडक्ट है, अगर ऑब्जर्व करोगे तो। मतलब अगर तुम v1 को और v2 लोगे ना, तो ये तुम्हें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। और ध्यान से देखो ये वाला जो है ना, ये एग्जैक्टली यही है, तो इसलिए इसका वैल्यू 3 दिया है। तब तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मॉड v1 मॉड v2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब आया ना, शुरुआत हो गया ना। मॉड v1 मतलब क्या होगा, इसका तुम्हारा मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर v2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो अगर तुम ब्रेक करोगे तो ये मैंने गलती लिखा, क्या यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। तो अगर तुम ब्रेक करोगे तो 2 2 जा 4, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 3/4 प्लस 1, 5 + 4 टाइम्स ऑफ क्या, साइन 2 अल्फा। अब ये सोचो कि 5 + 4 साइन 2 अल्फा का औकात कहां से कहां तक है, क्योंकि साइन 2 अल्फा का मिनिमम वैल्यू तो -1 हो सकता है। ठीक है, अल्फा तो ये नहीं कह रहा है कि वेक्टर के बीच का एंगल है कि वो 0 से पाई के बीच में ही लाई करे, हालांकि तब भी लाई करने से ट्वाइस अल्फा 0 से 2 पाई तक ले जाता है। तो 5 - 4, 5 - 4 ये कितना हुआ 3, और 5 + 4 कितना हुआ 9। तो 1/5 + 4 साइन 2 अल्फा कहां से कहां तक लाई करेगा, तो ये लाई करेगा 1/9 से लेके 1/3 तक। तो 3/5 + 4 साइन 2 अल्फा कहां से कहां तक लाई करेगा, तो ये 1/3 से लेके 1 तक लाई करेगा। मैंने गलती किया, स्क्वायर करने से ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, मतलब ये 9, तो 9 होने से तो और अच्छा ही हो गया, क्योंकि 9/9 क्या हो गया 1 से लेके 3 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये 9 है रे, कहां से, इसका मतलब है कॉस थीटा हर समय 1 से बड़ा है, मगर ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है कॉस थीटा 1 है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री। और ये कब होगा, थीटा तब 0 डिग्री होगा जब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा होगा, क्योंकि अब तो ये बाउंड्री वैल्यू तुम्हें मिल चुका है ना। कॉस थीटा तो 1 तभी होगा ना जब इसका ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या होगा, 5 + 4 साइन 2 अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, मतलब 4 साइन 2 अल्फा इक्वल टू -4, मतलब साइन 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है तब 1। कब हो रहा है ये, मुझे मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे 1 नहीं चाहिए ना, सॉरी, ये 9 चाहिए। ये 9 कब होगा, जब ये 4 ये 1, और साइन 2 अल्फा 1 कब होगा, जब 2 अल्फा का वैल्यू π/2, मतलब अल्फा का वैल्यू π/4। अब सर बीटा कहाँ से निकालें, तो तुम्हें क्या निकला, V1 और V2 के बीच का एंगल कितना निकला, इसका एंगल 0 निकला, मतलब V1 क्या हो गया पैरेलल टू क्या V2। और दो पैरेलल वेक्टर का एक कंडीशन था A1/A2 इज इक्वल टू क्या B1/B2 इज इक्वल टू क्या C1/C2। तो इसका मतलब है इसका जो रेशियो लोगे, इसका जो रेशियो होगा और ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो क्या सेम होगा, उससे बीटा का वैल्यू निकाल लो। आया समझ में? तो देखो कैसे यूज हुआ है चीजों को। एक बार करो इस सम को खुद अब।
आया समझ में? खुद करो और लिखो ये सब, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, कैसी चीजों को मैंने निकाला है। आगे चलो, चलो सम पढ़ के देखो एक बार, पढ़ के देखो तो एक बार। सॉरी, सॉरी, आगे चलो। गिवन 3 पॉइंट्स एक्स वाई ओ ए और बी, पी इज पॉइंट मूविंग ऑन द प्लेन सच दैट, तो पी के देखो, पी पी एक्स वाई प्लेन में ही दिया हुआ है, नहीं क्या? पी मूविंग सेम प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में ही है, तो पी कैसा दिखेगा तब? तो पी को मैं क्या ले सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस क्या वाई जे कैप, ये सब पूरा मैं नहीं करूंगा। तो पी ए, क्योंकि ए 1,0 है, इसलिए पी ए वेक्टर कैसा दिखेगा, x-1 आई कैप प्लस कैसा वाई जे कैप, नहीं क्या? क्योंकि अब तक थोड़ा मोमेंटम तुम्हारा आ चुका है। अब ओ ए डॉट ओ बी, हाँ, तो ये पुटअप करने से क्या हो जाएगा, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन आएगा। यही कह रहा है ना, ये ओरिजिन हो गया। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए तुम्हारे पास 1,0 है। पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी तुम्हारे पास है माइनस। पी पॉइंट क्या है, पी एक्स कॉमा वाई है क्या? पी और पी बी को ज्वाइन कर दो। तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ये वाला इन्फॉर्मेशन का बात कर रहा हूं मैं, इस वाले इन्फॉर्मेशन का बात कर रहा हूँ। तो पी ए डॉट पी बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या, ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू क्या, 0। तो इस टाइप से जब तुम पी ए पी बी सब वेक्टर लिख लोगे तो तुम्हें मिलेगा x² - 1 प्लस y²। -3 इक्वल टू 0, मतलब अल्टीमेटली एक सर्कल का इक्वेशन हो गया, x² प्लस y² इक्वल टू 4। अब इफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है, मॉड ऑफ पी ए इंटू कितना, मॉड ऑफ पी बी। तो मॉड ऑफ पी ए क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ x-1 का होल स्क्वायर प्लस y²। और पीबी का डिस्टेंस तो यहां से निकाल सकते हो क्या, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y²। अब देखो, इसे दो तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि अब ये देखो, पहले तो स्क्वायर कर लोगे, हाँ, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, तो मैं केवल इंटरेस्टेड किस में होऊंगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² के बदले यहां से क्या लिख सकता हूँ, 4 - x² इंटू यहाँ पे क्या, x+1² प्लस 4 - x²। तो रूट ओवर के अंदर अगर लेके जाओगे ना, तो x² कैंसिल हो रहा है देखो। तो तुम्हें मिल रहा है 5 - 2x और क्या, 5 + 2x। अब तो तुम डिफ्रेंशिएट करके इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हो। इसे अब एक बार ट्राई करके देखोगे तो अच्छा लगेगा। करके देखो ना, और उसके बाद फिर पास्ट ईयर में जाओ ना, देखना चीजें बनने लगेगा। नहीं तो इसका और एक तरीका है रे, कभी कभी अगर सपोज ये इस टाइप में नहीं देके ये ऐसा भी दिया जा सकता था कि पी ए बाय पी बी, और तब डिफरेंस, मैं सेम सब नहीं कह रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, हाँ। तब एक्स को इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की, एक्स को मैं 2 cos थीटा और वाई को क्या, 2 sin थीटा ले सकता हूँ, जो चीजों को थोड़ा आसान कर देगा। ठीक है, ऊपर वाले में, ओ सॉरी, इस वाले में, ठीक है सॉल्यूशन, तो ऊपर में, ठीक है, दे दे रहा हूँ सॉल्यूशन, रुक जाओ। हम्म, आया समझ में, देख लो एक बार। ये था इससे पहले वाले का सॉल्यूशन। ये था उसके नीचे वाले का सॉल्यूशन। अच्छा, हो सकता है कि तुम लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसा भी करे कि नहीं सर, सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपका पीडीएफ ही देखूंगा, तो मैं ना नेक्स्ट टाइम से, रुक जाओ, पीडीएफ में थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ चीजों को, हाँ। पीडीएफ में थोड़े अच्छे से लिख देता हूँ, ताकि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखने का कोशिश ना करे तो वो फिर, ये तो सम गलत हो गया, ये इसका सम नहीं है, एक काम करता हूँ, प्लस कर देता हूँ, नीचे लेके आ जाता हूँ। सॉरी रे, टाइम लग रहा है, चले मत जाना, रुक जाओ, हाँ। ठीक है,
अगर YouTube में ही देखना है तो YouTube में इससे अच्छे वीडियोस हैं। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि YouTube वाला जो वीडियो होता है उसमें वो सबको, ठीक है जो भी है, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मुझे देने का मन है, ठीक है, देयर इज नथिंग कि भैया, दे हैव वेरी गुड वीडियोस। हाँ, हम लोग बहुत बड़े बड़े बंदे हैं और बहुत लाल पीला हरा पेन यूज करते हैं। इन अ यूनिट क्यूब, चलो फाइंड, ये सम ऑलरेडी क्लास में हम लोगों ने किया हुआ था, द एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ अ क्यूब एंड, तो ये फिर से मेरे पास वही हो जाता है क्या, 3D बेसिंग हम लोग इसे कहते थे, कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब कुछ को कोऑर्डिनेट प्लेन में ले लेते हैं, ठीक है, और तुम्हें इसी, ठीक है, 2024 में, 2023 में जेई में एक ऐसा सम मिल जाएगा, सबको 0,0, इसे 1,0,0, इसे 0,0,1, ये 0,1,0 या जो भी लेना है, ठीक है, ये मैंने एक्स वाई और जेड ले लिया, ठीक है, तो द एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब तो ये 0.111, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, एंड द फेस स्क्यू टू इट, तो फेस स्क्यू टू इट का मतलब होता है वो फेस जो इसे टच नहीं कर रहा है, तो वो ये वाला होगा। समझ में आ रहा है ना कौन सा? ठीक है, अगर तुमने ओपी लिया हुआ है तो ये वाला, तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे ये ओ ले लो, ये पी ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लो, ये ई, तो सी सी, और ये देखो, तो ये जो होगा ये सीई और ओपी का होगा। द एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ टू फेसेस ऑफ अ क्यूब थ्रू द सेम वर्टेक्स, तो समझ में आ गया, सेम वर्टेक्स से दो डायगोनल निकाल सकते हो, टू फेसेस ऑफ अ क्यूब, तो अगर मैं डायगोनल का बात कहूंगा तो एक ओबी में निकाल सकता हूँ, ये टू थ्रू द सेम वर्टेक्स, और मैं ये ओडी निकाल सकता हूँ, ओबी निकाल सकता हूँ, तो ये ओडी और ओबी का, द एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ अ क्यूब एंड डायगोनल ऑफ फेस इंटरसेक्टिंग है, तो समझ में आ गया, एक फेस डायगोनल जो इसे इंटरसेक्ट कर रहा है ओपी को, सोली वो ओबी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये किस किस के बीच का हो जाएगा, ओपी और ओबी के बीच का एंगल निकालना जानते हो, निकाल सकते हो, ये वाला मैंने बोर्ड लेवल वाले में भी दिया था, अगर तुम लोगों ने वीडियो देखा होगा तो मेरे ख्याल, मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है, ओ ठीक है, सॉरी, हाँ, ये, हाँ, ये अगर मैं कभी भूल जाता हूँ डिटेल सॉल्यूशन देना, तुम लोग को अगर ट्रांसक्रिप्ट में लगता है तो मुझे बोल देना, हाँ, कि सर आप डिटेल सॉल्यूशन देना भूल गए हो, तो मैं दे दूंगा। आगे चलो, सपोज द थ्री वेक्टर ए बी सी ऑन अ प्लेन सेटिस्फाइज द कंडीशन ए बी सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। बस मुझे क्या लगता है ना कि YouTube वाले में ना इतना स्पीड में चीजें नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका मेन एम होता है कि सब्सक्राइबर बढ़ाना है, तो वो एक एक सम को मतलब 16 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट लेते हैं, हम चीजों को थोड़ा स्पीड में करते हैं जैसे क्लास में कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है, हाँ। सपोज द थ्री वेक्टर ए बी सी ऑन अ प्लेन सेटिस्फाइज द कंडीशन ए बी सी, ए प्लस बी इक्वल टू 1, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज पर एंड बी डॉट सी ग्रेटर देन 0, तो ऐसे में क्या है ना कि ये सब का तुम्हें एल्जेब्रिकली मीनिंग लिखना होगा, ठीक है, ये सब का एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, तुम ये सोचो, मतलब मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, और क्या कह रहा है, सी इज परपेंडिकुलर टू है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी डॉट ए का वैल्यू कितना हो गया, सी, ओ ठीक है, टाइम दे दूं ना, ठीक है 40, ठीक है 40 सेकंड या 30 सेकंड के आसपास टाइम दे रहा हूं, एक बार सम पढ़ के देख लो, इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम लोगों में से कोई लोग पीडीएफ अभी तक नहीं देखे हो। सपोज द थ्री वेक्टर्स ए बी सी ऑन अ प्लेन सेटिस्फाई एक फलाना कंडीशन, तीन चार चीज निकालना, एंगल बिटवीन ए प्लस, तो सब नहीं निकालूंगा, वेक्टर सी एक्सप्रेस ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्डा ए प्लस न्यू बी, देन फाइंड लैम्डा डॉट न्यू फॉर द रियल नंबर एक्स एंड वाई, द वेक्टर p satisfies the condition इतना इतना, find maximum value of p dot c, the maximum value of x and y, find a linear combination of p in terms of a and b। तो चलो शुरू करें, तो मेरा मेरा कहना है इसका तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या क्लियर है, क्योंकि c इज परपेंडिकुलर टू a दिया हुआ है, तो c डॉट a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, b डॉट c ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ये देखते ही मॉडुलस देखते ही स्क्वायर करेंगे, तो मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b इज इक्वल टू 1, क्या एबीसी के कुछ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हाँ सब यूनिट वेक्टर है, तो तरीका, तब तो खेला ही खत्म हो गया, मैंने तो ये देखा ही नहीं था, अब तो मैं तुम लोग के लिए छोड़ सकता हूँ मुझे लग रहा है, क्योंकि ए डॉट बी का वैल्यू मुझे मिल गया, ये तो बोर्ड लेवल का सम है रे, सॉरी कहूंगा, एंगल बिटवीन ऐसा नहीं क्या, एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस ए प्लस बी क्या, डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ क्या, ट्वाइस ए प्लस बी इनटू क्या, मॉड बी, नहीं क्या, द वेक्टर सी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
तो क्योंकि हाँ, तो इन एवरी कोप्लानर वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज क्या, लैम्डा ए प्लस कितना, न्यू बी। तो लैम्डा और न्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, दो केस लेते हैं ना, क्या सी डॉट ए का वैल्यू तो जीरो दिया हुआ है, इसलिए श्योर शॉट है कि सी डॉट ए यूज करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सी डॉट ए ले लेता हूँ, तो ये तो जीरो हो जाएगा, लैम्डा ए डॉट, सॉरी, लैम्डा ये ए डॉट ए डॉट वर्ड प्रोडक्ट विथ ये ले लेता हूँ, तो न्यू क्या बी डॉट ए, ये तो ए डॉट ए और बी डॉट ए निकल जाए, ये छोड़ रहा हूँ रे मैं अननेसेसरी। हाँ, सी डॉट बी सर नहीं दिया हुआ है, नहीं, मगर मॉड सी दिया हुआ है, नहीं ध्यान से देखो ना, मॉड सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वन, मॉड सी का मतलब क्या होता है, सी डॉट सी नहीं होता है क्या। तो इस वाले को अगर मैं डॉट विथ सी ले लूं, तो डॉट विथ सी तो क्या मिलेगा, सी डॉट सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, ए डॉट सी प्लस कितना, न्यू टाइम्स ऑफ क्या, बी डॉट सी। ए डॉट सी जितने बार आएगा उतना बेटर है ना, क्योंकि ए डॉट सी का वैल्यू जीरो होता है। तो सॉल्व करके लैम्डा और न्यू का वैल्यू निकाल लो। आगे ये दो चीज खुद एक बार ट्राई करके देखो, नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आ जाएगा, ठीक है, एक्स और वाई का। इस ऐसे सम्स तुम्हें मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, फॉर द रियल नंबर एक्स एंड वाई, सपोज पी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई सी सेटिस्फाइज द कंडीशन पी डॉट ए जीरो से लेके वन तक। तो पहले पी डॉट ए करके देखना, पी डॉट बी करके देखना, और जो इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके देखना। ट्राई करके देखोगे एक बार, नहीं होगा तो ठीक है, सॉल्यूशन देखो, नहीं तो मुझसे पूछो, कुछ चीजें खुद भी करो एक बार, ठीक है। अच्छा समय ये मैं सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तो क्लास में भी करता हूँ ना, कि लास्ट में नहीं, कि अरे क्लास में बोलता हूँ या नहीं, कि अरे यार अब टाइम नहीं है ज्यादा, हाँ तो एक काम करूंगा क्या, मैं पूरा सॉल्यूशन तुम्हें नहीं दूंगा, एक काम करूंगा, ये तो क्लास में भी करते हैं, ठीक है। तो अब ये ऑनलाइन क्लास में कहने सर, ये सर आपने ऑनलाइन क्लास में सर आधा समझाया, अरे क्लास में समझाता हूँ तो आने आने जाने में टाइम बर्बाद करते हो, उसके बाद फिर क्लास में समझाता हूँ तो चलता है। हाँ, और इम्पोर्टेंट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं, ठीक है, मुझे ऑफलाइन क्लास ज्यादा पसंद है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हाँ, मगर क्योंकि एग्जामिनेशन इतना नियर और ऐसा, मतलब ऐसा शेड्यूल कर दिया ना कि क्या करेंगे, हाँ, इसलिए, मगर मैं सप्ताह में एक दिन तुम्हें बुलाऊंगा, हाँ, किसी एक दिन, ठीक है, किसी एक दिन बुलाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि फिर मजा नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सप्ताह में एटलीस्ट एक दिन तुम लोग को मेरे पास आना चाहिए, सप्ताह में एक या दो दिन, ठीक है, हम लोग क्लास में कर लेंगे, ठीक है, संडे एक बार बुला ले, संडे संडे बहुत ऑनलाइन टेस्ट रहता है ना, संडे नहीं, ठीक है, किसी और एक दिन, ठीक है, बुला लेंगे, ठीक है, उस दिन आ जाना, एक टेस्ट भी ले लूंगा थोड़ा सा, और रिमेनिंग डेज में जो होगा, रिमेनिंग डेज में ऐसे, ठीक है, ये वीडियोस दूंगा, कुछ ऑनलाइन क्लास लूंगा, इस टाइप से चीजों का आगे चलूंगा। तो समझ में आ रहा है, ये वाला चीज अभी वो था, ये था, फिर ये नीचे थोड़ा लंबा है ये वाला, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, पी डॉट ए पी डॉट बी निकाल के, मगर एक बार देखो ना, पी डॉट, मैं अल्टीमेटली मैं फिर से वही बोलूंगा, इस चीज को हर समय याद रखना, यहाँ जो ये दिया हुआ है, क्या सी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो इसलिए पी को बी के साथ लेके फायदा नहीं है, जैसे तुम पी डॉट ए लोगे तो एक्स ए डॉट ए आएगा, मगर वाई के डॉट ये क्या हो जाएगा, सी डॉट ए, मगर सी डॉट ए का वैल्यू क्या है, जीरो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उससे तो एक्स का रेंज आ जाएगा तुम्हारे पास। तो एक बार ट्राई करके देखो, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, ट्राई करके देखो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट तीन सम थोड़ा स्पीड में खत्म करेंगे। हाँ, लेट ओ बी द इंटीरियर पॉइंट, ओ ये दिया हुआ है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, ये देखो इस टाइप के सम्स तुम्हें मिलेंगे, ठीक है, पास्ट ईयर में, ये ए बी सी ले लेते हैं, ओ ओरिजिन ले लेता हूँ, ये ज्वाइन कर लेता हूँ पहले, हाँ, सॉरी, पहले टाइम देता हूँ एक बार सम पढ़ने का, 30 सेकेंड्स का। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर है, तो क्या दिया हुआ है, ट्वाइस ए वेक्टर प्लस ट्वाइस बी वेक्टर प्लस सी सिक्स वेक्टर इक्वल टू क्या, जीरो। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं एबीसी का बात बोलूंगा, तो देखो रिजल्ट्स याद रखोगे, रिजल्ट्स वाले के लिए मैं, ठीक है, कल, ठीक है, तुम लोग को कल एक चीज अपलोड करवा दूंगा, हाँ। तो एबीसी का एरिया का रिजल्ट था हाफ ऑफ क्या, अगर साइज के टर्म में लिखोगे तो ए बी क्रॉस ए सी, हाँ, इस लेवल में ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा, मगर अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए होता है। और अब इसमें से किसी एक को तुम एलिमिनेट कर दो, जैसे यहां से तुम सी को एलिमिनेट कर दो, तो आई से प्लस थ्राइस बी डिवाइडेड बाय -6 से, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या हो जाएगा, वैसे ही हाफ ऑफ, ये तो जीरो, तो एओबी तो यही हो गया ना, एओबी तो ये हो गया, तो इसका तो एक बी वेक्टर है एक वे वेक्टर, तो ये हाफ ऑफ कैसा दिखेगा, ए क्रॉस बी, नहीं क्या, पुट अप कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन देना होगा ना, ठीक है।
ये देख लोगे एक बार। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एबीसी आर रेस्पेक्टिवली, एक काम करता हूँ 16 17, ठीक है, मैं 1 घंटे से ज्यादा का 50, अच्छा 1 घंटा हुआ नहीं, मेरा एक हैबिट है ना क्लास में भी लास्ट 2 दिन से मैं करता नहीं, ठीक है, तो इसलिए कुछ सम छोड़ने का मन जाता है। 1 1 1 बी, 1 -1 2 सी, 0 2 -1 ये दिया हुआ है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय एबीसी, तो इसका मतलब है तुम एबी वेक्टर निकाल सकते हो, एसी वेक्टर निकाल सकते हो, और इससे परपेंडिकुलर वेक्टर जब भी निकालोगे वो एबी क्रॉस एसी होगा, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो इसका। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन, सॉरी ये नहीं कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर कह रहा है पैरेलल टू प्लेन डिटरमाइंड बाय बीसी एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना, सॉरी क्वेश्चन कुछ अलग है था। तो परपेंडिकुलर टू वेक्टर 1 0 1 है। तो मैं अगर वो वेक्टर का वैल्यू ले लेता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ए बी क्रॉस ए सी अगर मैं एक वेक्टर ए निकाल लेता हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस वाले प्लेन में मेरा ये वेक्टर लाई कर रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, नहीं क्या? तो इसका मतलब है इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। नहीं, और एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना, तो इसका मतलब है कि 1 1 इससे भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो इसलिए एक काम करोगे, ठीक है, जब तुम ए बी क्रॉस ए सी लोगे, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं ए बी क्रॉस ए सी क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी तुम्हारे पास होगा 3 i कैप माइनस जे कैप -2 के कैप। हाँ, इस वेक्टर का नाम यू लो, इस वेक्टर का नाम ए लो, और v इस वेक्टर का नाम लो, ये 1 0 1 से जो पास करा i प्लस के से, तो u डॉट ए 0 होगा और v डॉट ए 0 होगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकाल के एक्स वाई जेड निकाल देना, आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देख लो एक बार, नहीं आने से बोलना, यूनिट वेक्टर है तो डिवाइड कर देना। लास्ट एक सम बच रहा है, इसका मालूम है, मुझे मालूम है ये टेट्राहेड्रॉन का सम है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टेट्राहेड्रॉन के लिए अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, हाँ, उसमें ये सम डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो, हम्म तो मैं चाहूंगा कि तुम लोगों में से कोई स्टूडेंट अगर ये चीज देख के लिखता है तो मुझे दिखाएगा कि सर देखिए मैंने क्लास किया है आपका, ठीक है, मुझे एटलीस्ट 2 स्टूडेंट भी अगर दिखाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ, ठीक है, और पूरा कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे, ठीक है, कि उस लेवल में चले जाएं जिस लेवल में हायर एग्जामिनेशंस में भी हम क्लिक कर पाए। चलो।